गाइस, आप सही हैं? नमस्कार दोस्तों, बातें की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली बार आपने छत्तीसगढ़ के रंगमंची इतिहास विषय पर आदरणीय श्री मित्रा की बातें सुनी थी। यदि नहीं सुनी तो जुगनू थिएटर एवं फिल्म सोसाइटी के YouTube चैनल पर जाकर आप उसे कभी भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2020 की पूर्व संध्या में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है छत्तीसगढ़ में संग्रहालय, इतिहास और संभावनाएं। हमारे आज के प्रमुख वक्ता हैं श्री अशोक तिवारी जी। रायपुर के दोस्त गढ़कलेवा को अवश्य जानते होंगे, वहीं मुक्तांगन के आमचो बस्तर की सैर भी आपने अवश्य की ही होगी। इन दोनों जगहों के पीछे जिस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट या परिकल्पना है वो और कोई नहीं, श्री अशोक तिवारी जी ही हैं। उन्होंने भोपाल के प्रसिद्ध मानव संग्रहालय को एक लंबे समय तक समृद्ध भी किया है। जी हाँ, श्री तिवारी ने करीब 40 सालों से एथनोग्राफिक म्यूजियम्स में काम किया है। हमें तो एक्चुअली इनका काम सुनकर थोड़ी सी जलन हुई। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासी, शहरी और आइलैंड इलाकों में बहुत घूमे, ये बहुत सैर की है और पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। उन्होंने 150 सालों से असम में रह रहे छत्तीसगढ़ी भाई बंधुओं पर भी एक अनोखी किताब लिखी है। वर्तमान में वे सहपीडिया से संबद्ध हैं। आदरणीय अशोक तिवारी जी का बातें की तीसरी कड़ी में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार जी। जैसा कि सर हमारा विषय है आज का छत्तीसगढ़ में संग्रहालय, इतिहास और संभावनाएं, तो जाहिर सी बात है हम शुरुआत करेंगे इतिहास से और बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए हम पूरा वक्त आपको ही देना चाहते हैं, तो कृपया आप हमारा ज्ञानवर्धन करें हम सभी का। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि कल आने वाला है, इसकी पूर्व संध्या में मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से सादर सम्मान पूर्वक नमस्कार संप्रेषित करता हूं। पूरा विश्व अभी एक अजीब ऊहापोह की स्थिति से गुजर रहा है और कोरोना की जो भयावहता है इस पेंडेमिक की, और उसके बावजूद भी मनुष्य के दायित्व होते हैं और इसी दायित्व के क्षणों में ऐसा है कि इस बार का 18 मई भी पड़ रहा है। पिछले 40 सालों से पूरी दुनिया में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष तो 178 देशों में 37,000 से भी अधिक संस्थाओं में इस दिन को मनाया गया था। आज हम रायपुर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को लेकर कुछ बातें करेंगे। मैं इसकी शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ वाकई में उन बहुत ही सुखद सहयोग से भरा हुआ एक राज्य है, जहां कहना चाहिए कि देश में जब शुरुआत ही हुई थी संग्रहालय आंदोलन की, तब यहाँ पे पहले संग्रहालय की स्थापना हुई थी। मैं परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में पहला संग्रहालय जो है वो रोम में बना था सन 1734 में। उसके बाद भारतवर्ष में पहले संग्रहालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसे हम लोग इंडियन म्यूजियम के नाम से जानते हैं। 1814 में यह संग्रहालय स्थापित हुआ था। इसके बाद चेन्नई, त्रिवेंद्रम, नागपुर, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, मथुरा, इन 8 जगहों के बाद सन 1875 में रायपुर में पहले संग्रहालय की स्थापना की। इस संग्रहालय की स्थापना की थी तत्कालीन राजनांदगांव रियासत के प्रमुख महंत घासीदास जी ने। उन्हीं के दी हुई जमीन भूमि पर उनके दी हुई राशि के आधार पर संग्रहालय की रचना हुई। तो हम ये कहें कि रायपुर में जो घासीदास संग्रहालय है उसकी आयु आज की तारीख में 145 बरस हो गई है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सर हम आपको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं सर। तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं क्या? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपकी तरफ से, तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। आप कंटिन्यू रखना, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो छत्तीसगढ़ के साथ जैसे मैंने महंत घासीदास की संग्रहालय की बात की, और कुछ और बड़े सुखद संयोग हैं जो छत्तीसगढ़ में संग्रहालय को लेकर जुड़ते हैं। पहली बात तो मैंने बताई कि देश का 9वां संग्रहालय छत्तीसगढ़ में बना था, रायपुर में सन 1875 में। वैसे ही आजकल के समकालीन संस्कृति को दर्शाने के लिए जो मानव वैज्ञानिक संग्रहालय या जिसको एथनोग्राफिक म्यूजियम कहा जाता है, उस एथनोग्राफिक म्यूजियम की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में आज से लगभग 45 बरस पहले हो गई थी, सन 1975 में। 1973 में जगदलपुर में
एक क्षेत्रीय मानव वैज्ञानिक संग्रहालय की स्थापना की जाती है। 1978 में वो संग्रहालय खुलता है। वो तब काल था जबकि इस विषय में केवल एक संग्रहालय अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में ही वो स्थित था। उसके बाद के जितने भी संग्रहालय और तो और मानव संग्रहालय जो कि मानव विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसकी स्थापना भी रायपुर के जगदलपुर संग्रहालय के बाद में हुई। और तीसरी चीज, आदरणीय मेरे मित्र महेंद्र मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उनका संदर्भ देने में कहना चाहूंगा कि स्कूलों को संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल करने, संयोजित करने की एक बड़ी खूबसूरत शुरुआत जो महेंद्र मिश्रा ने की गई है। मुझे लगता है कि देश में शायद ही इस तरह की चेतना किसी ने जनाई प्राप्त की हो और इस तरह के काम की शुरुआत की हो। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में बहुत से और संग्रहालय खुल गए हैं। राज शासन का दूसरा संग्रहालय पिछले शताब्दी के 8वें दशक में बिलासपुर में स्थापित हुआ। उसके बाद फिर जगदलपुर में एक और संग्रहालय स्थापित हुआ। ये वो संग्रहालय जो मानव वैज्ञानिक संग्रहालय से अलग है, जगदलपुर में जो बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कुछ जिला संग्रहालय हैं, अंबिकापुर में है, रायगढ़ में है, कोरबा में है। इस तरीके से 4 जिला संग्रहालय हैं और कुछ उनके जिला पुरातत्व संघों के संग्रहालय भी उनके द्वारा स्थापित किए गए। इस तरीके से लगभग 8-10 तो स्थापित संग्रहालय राज्य सरकार शासन के यहाँ है ही। और उन्होंने उनके जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस होते हैं, उन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जो उनको चीजें प्राप्त होती हैं, उन सबको एक संग्रहालय का रूप देते हुए कई स्थानों पे, लगभग 1.5-2 दर्जन स्थानों पे पूरे छत्तीसगढ़ के अलग हिस्सों में उन्होंने मूर्ति मंडप कहना चाहिए या फिर स्तर संग्रहालय की स्थापना की गई है। कई स्थानों पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस तरह संग्रहालय की स्थापना की हुई है। इसके इतर कुछ अलग खास किस्म के संग्रहालय रायपुर में मौजूद हैं, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो कृषि विश्वविद्यालय में जो संग्रहालय है, आप लोग सब जानते होंगे कि पूरी दुनिया में चावल का सबसे अधिक जर्म प्लांट कहीं संग्रहित है, संकलित है, तो वो रायपुर स्थित इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा कृषि को लेकर संग्रहालय की स्थापना की गई है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। कुछ प्रयोग शाला के रूप में कुछ विभागों ने विश्वविद्यालयों में संग्रहालयों की स्थापना की है, जिसमें विशेष उल्लेख के रूप में कहना चाहूंगा रायपुर में जो नृतत्व विज्ञान या मानव विज्ञान विभाग है, उस रायपुर शंकर विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय की लगभग मेरे ख्याल से 70s में पिछली शताब्दी की उसकी स्थापना की गई थी। एक रीजनल साइंस सेंटर भी यहाँ पे बन गया है। तो बहुत से किस्म के संग्रहालय छत्तीसगढ़ में बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और गति देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने जितने भी नाम अभी लिए रायपुर में संग्रहालयों के, उनकी प्रकृति आमतौर पे एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स की रही है। आज जबकि जमाना आ गया है कि जो तेजी से दुनिया बदलती जा रही है, तो जो समकालीन संस्कृति है, आज के मनुष्य को जो संस्कृति है, उसकी जो ज्ञान परंपराएं हैं, जैसे वो जीता है, रहता है, खाता है, इनमें तमाम किस्म से बदलाव आ रहे हैं। और चूंकि पूरी दुनिया एक गांव में बदल रही है, मतलब जीवन पद्धति जहाँ जो जिस तरीके की है, वही समझिए कि अमेरिका में भी हो रहा है, वही जापान में भी हो रहा है, वही किसी और एशियाई देश में हो रहा है। और ये चीज धीरे धीरे फिर परकोलेट होकर गाँव की तरफ जा रही है। उसमें जो स्थानीय ज्ञान परंपराएं हैं, रहन सहन है, खान पान है, जितने भी चीजें हैं, उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। इसलिए इस बदलाव को पूरी तरीके से आने से पहले भी उसको संग्रहालय के माहौल में संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई है। ऐसे ही और कई संग्रहालय देश के अलग अलग हिस्सों में किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी इसमें भी अग्रणी है। और एक पुरखोती मुक्तांगन नाम की जो संरचना यहाँ पे रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित की जा रही है, उसमें आमचो बस्तर नाम का एक बहुत बृहद गुप्ताकाशी संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें बस्तर क्षेत्र की जनजातियों की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। अभी वहां पे एक दूसरा प्रकल्प है जिसमें सरगुजा ग्राम नाम की एक बहुत ही विशाल रचना का संयोजन किया जा रहा है। तो इस तरीके से कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और अधिक बल देने की आवश्यकता है। यदि हम बहुत धीरे चलते रहे तो चीजें बहुत ही कहिए कि एक विनाश के धरातल पर चली जाएंगी और हमें घूमने के लिए नहीं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं जरूर एक थोड़ा सा रेफरेंस देते हुए कहना चाहूंगा कि एक ये बड़े प्रसिद्ध कवि हैं मीर अली मीर नाम के, छत्तीसगढ़ में नंदा जाही कारे नंदा जाही का करके उनकी कविता है। उसमें वो तमाम छत्तीसगढ़ की मटेरियल कल्चर की चीजों की, भौतिक संस्कृति की चीजों की
उल्लेख करते हैं और कहते हैं ये चीजें मिल नहीं रही है, सब गुम होने लगी हैं। तो यही जो भौतिक संस्कृति की चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो चूंकि अब विलोप की ओर अक्सर हैं, इसलिए उनको संकलित करने, उनको संयोजित करने और उनको ये दिखाने के लिए कि सफलता की या विकास की जिस सीढ़ी को चढ़ते हुए हम आज पहुंचे हैं या आगे पहुंचते रहेंगे, उन तभी सीढ़ियों में हमने कुछ न कुछ चीजों को गंवाया है। वो चीज जो हम गंवाते जा रहे हैं, वो जो पायदान हम छोड़ते जा रहे हैं, उसमें हमने किसी न किसी चीज को पहले सृजित किया था और अब उसको छोड़ रहे हैं। तो उन सभी कदम की जो निशानियां हैं, उन सबको संग्रहित करने की, संकलित करने की और उसको भविष्य के लिए संयोजित करने की आवश्यकता है, ताकि हम जान सके कि हमारे जो टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर था और इंटेंजिबल एस्पेक्ट जो कल्चर था वो कितना धनी था, उसको हम अपने आने वाली पीढ़ी को सजोकर, सहेजकर, संस्कारित कर सकें। ये एक ऐसी चीज है जिसका हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत से संग्रहालय बनाए। एक छोटा सा खूबसूरत उदाहरण देना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश बड़ा ही छोटा राज्य है, लेकिन आज से लगभग 50 बरस पहले वहां के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम्स की स्थापना कर दी गई। आज से 50 साल पहले। मुझे लगता है हम भी इस तरह की कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं वहां पर जिला संग्रहालयों की स्थापना के बारे में सोचें। कई लोग कहेंगे कि वहां तो आर्कियोलॉजी नहीं है, क्या चीज डिस्प्ले करेंगे। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजी ही म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम में आदमी की संस्कृति के जुड़े हुए हर पन्ने को दिखाया जा सकता है। उसके कपड़े लत्ते, उसके बाजारूजी, उसके खाने का सामान, उसके पहनने का सामान, उसके भांडे बर्तन, उसके नृत्य गीत संगीत, उसके जीवन से जुड़ा हुआ उनकी ज्ञान परंपरा का हर चीज संग्रहालय का हिस्सा हो सकता है। हर जिले में इस किस्म की विशेषताएं है। जो बेमेतरा में है वो सुकमा से अलग है, जो सुकमा में है वो कोंडा गांव से अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि हर जिले स्तर पर जाके हम जिले संग्रहालयों की स्थापना करें तत्काल। हम आदिवासी विशेष हमारे राज्य में लगभग 3 दर्जन आदिवासी, तीनों की अपनी अपनी होलिस्टिक कल्चरल विशेषताएं हैं। उन सांस्कृतिक विशेषताओं को भी दर्शाने दिखाने के लिए हम आदिवासियों की संस्कृति पर अधिकाधिक संग्रहालय बनाने की कोशिश करें। रायपुर में एक संग्रहालय इस चीज से बन रहा है, कई सालों से बन रहा है, पर अभी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। उसको पूर्णता तो हम लोग प्रदान करें ही, पर उसके साथ ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियों की संस्कृति को दिखाने, उनके कला कौशल, उनके शिल्प, उनके निर्माण के तमाम ज्ञान परंपराओं को दिखाने, सहेजने, सवारने के लिए हम लोग आदिवासियों को भी एक विषय के रूप में ट्रीट करें, उस पर संग्रहालय की स्थापना करें। छत्तीसगढ़ में शिल्प और कला की बहुत ही प्रचुर परंपराएं पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक राज्य विद्यमान है। हम बस्तर के आर्ट की बात करते हैं, सरगुजा की कला की हम बात करते हैं, रतनपुर की पुतलियों की बात करते हैं, लेकिन इस राज्य में ऐसा कोई संग्रहालय नहीं है जो इनको ध्यान में रखकर उन चीजों को संकलित करता हो। उनके नायाब नमूने हमारे राज्य में अभी भी हमको देखने नहीं मिले। इसलिए बड़ी नितांत आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ के शिल्प और कला की परंपराओं के लिए एक अलग से शिल्प संग्रहालय की स्थापना की जाए, जिसमें देश पूरे राज्य भर में जितने भी शिल्प की चीजें हैं उन सब चीजों को संकलित किया जाए। उन जो नायाम और विनाश हो रहे जो अवयव है तथ्य उनको तो लाया ही जाए, सतत उसमें जो नए निर्माण हो रहे हैं उनको संयोजित करने की कोशिश की जाए। उस ज्ञान परंपरा को लोगों में और प्रचारित प्रसारित करने, उसका प्रशिक्षण देने की, ये तमाम किस्म की कोशिश करने की बहुत आवश्यकता है। अदरवाइज क्या है कि जो नैसर्गिक ज्ञान परंपरा रही है उसमें बाजार के चलते एक ऐसे मुकाम तक का बदलाव पहुंच चुका है कि जो उसका नैसर्गिक रूप है वो पूरी तरह से छरितिया गुम हो चुका है। तो इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यकता है कि हम शिल्प संग्रहालय की बात भी करें, उस शिल्प संग्रहालय की स्थापना करें, कला संग्रहालय की स्थापना करें। ये बहुत ही आवश्यकता है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से जैसे राज्य में जहाँ 3 करोड़ की आबादी हो रही है, इस विविधता भरे राज्य में हमको इन तमाम किस्म के कार्यों को करने की आवश्यकता है। मैं यदि मानव और संस्कृति से इतर जाने की बात करूं तो इस राज्य में ऐसी बहुत सी और प्रचुरताएं हैं जिनको लेकर संग्रहालयों की स्थापना की जा सकती है। मैं विशेष उल्लेख के रूप में लोहा को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहूंगा। हमारे राज्य में
चाहे अगरिया जनजाति के लोग हो, चाहे असुर जनजाति के लोग हो, या फिर बस्तर के गोंड लोहार लोग हो, ये लोग लोहे के पत्थर यानी ऐस के को पिघलाकर किस तरीके से लोहा बनाते हैं, उससे किस किस्म के औजार बनाया करते हैं, कलात्मक वस्तु बनाते हैं। वहां से लोहा तैयार करने की परंपरा से लेकर भिलाई इस्पात कारखाने तक का सफर पूरा का पूरा इस छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है। जो आयरन ओर की डिपॉजिट की बात करते हैं, पूरे देश में सबसे अधिक हमारे पास उपलब्ध। मुझे लगता है कि आयरन को एक सब्जेक्ट मानकर आयरन के ऊपर एक संग्रहालय के बारे में चिंतन किया जाना चाहिए। एल्यूमिनियम के बारे में संग्रहालय के बारे में सोचा जाना चाहिए। कोल का सर्वाधिक डिपॉजिट हमारे छत्तीसगढ़ में है। कोरबा में ये अकेले 25% कोल डिपॉजिट हमको देखने के लिए मिलता है। कोल एक बहुत बड़ी संस्कृति का संचारक रहा है, परिवाहक रहा है। लाखों लोगों की जीविका उससे चलती रही है। देश को अरबों खरबों की संपदा उस कोल ने दी हुई है। हम कोल के ऊपर एक संग्रहालय के बारे में कोई चिंतन करें। हमारे यहाँ जो खनिज है उसकी बहुत वेराइटीज है। हमारे यहाँ हीरा है, हमारे यहाँ एलेक्जेंडाइट है, हमारे यहाँ क्या नहीं है। इन तमाम मिनरल्स को लेके एक माइनिंग म्यूजियम की हम लोग कभी सोच करें। हमारे यहाँ 40-42% से ऊपर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट का एरिया है। हमारे यहाँ 2000 किस्म के फॉरेस्ट स्पीसीज हैं, सैकड़ों किस्म के हमारे यहाँ फॉनल स्पीसीज हैं। इन सब को लेते हुए हम लोग सोचें कि हमारे यहाँ एक फॉरेस्ट म्यूजियम की स्थापना की जाए, हमारे यहाँ एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की भी स्थापना की जाए। हमारे यहाँ जो जीव जंतु है, देखिए हमेशा बात होती है कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड है। हम नहीं जानते कि वो इंडेंजर्ड रह के वापस आ पाएंगे कि वाकई वो विनिशिंग के कगार में पहुंच के उससे ध्वस्त हो जाएंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और चूंकि हर व्यक्ति का इन तमाम चीजों को निजी तौर पे देख पाना संभव नहीं है, इसलिए इनके लिए भी संग्रहालयों की स्थापना के बारे में हमको बड़ी जल्द ही चिंतन किया जाना चाहिए और इन तमाम विषयों पर संग्रहालय स्थापित करने की हमको कोशिश की जाना चाहिए। रायपुर में एक रीजनल साइंस सेंटर खुला हुआ है। इसको मैं आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि लोगों को साइंस को एजुकेशन में साइंस म्यूजियम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य खेल की बातों में वहाँ के एग्जिबिट्स और प्रदर्श को लेके बच्चे विज्ञान की बहुत सी चीजों को समझ जाते हैं। हमें कोशिश की जाना चाहिए कि हमें और जो बड़े सेंटर्स हैं जैसे रायगढ़ है, सरगुजा है, बिलासपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव, इन जगहों में भी हम लोग साइंस म्यूजियम्स की स्थापना के बारे में सोचें। ये कुछ चीजें हैं जो अचानक मेरे दिमाग में आई, तो मुझे लगता है कि संभावनाओं के बारे में हम लोग इन चीजों पर निश्चित ही प्रयास करें और एक ऐसी जगह जहाँ पे 145 साल पहले संग्रहालय की स्थापना की गई थी, वहां तो संग्रहालय की मुहिम, संग्रहालय के आंदोलन को बहुत आगे चला जाना चाहिए था, पर हम लोग उसकी स्थापना के 110 साल बाद दूसरा संग्रहालय खोल पाए थे बिलासपुर में। हमारी गति बहुत तेज दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें जन कल्याण के लिए बहुत से काम कर रही हैं। आज की तारीख में मैं सरकार की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि लाखों लोगों की और करोड़ों जनता की हित के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस विकट परिस्थितियों में वह सरकार हमारे संस्कृति, हमारे समाज, हमारे नेचुरल हेरिटेज, हमारे कल्चरल हेरिटेज, इस सबको लेके अलग अलग किस्म के संग्रहालयों की स्थापना के बारे में निश्चित ही सोचेगी और समाज भी सोचेगी। उद्योगपति सोचेंगे जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से करोड़ों और अरबों खरबों की कमाई कर रहे हैं, उनका भी उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो लोहे से यदि व्यापार कर रहे हैं, लोहा संग्रहालय खोले, एल्यूमिनियम का व्यापार कर रहे हैं, एल्यूमिनियम संग्रहालय खोले, यदि टिम्बर को लेके वो करोड़ की कमाई कर रहे हैं, वो संग्रहालय खोले। छोटी छोटी बातें थी जो मेरे जहन में आई, मैंने आपको शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी देश के विभिन्न इलाकों में घूमते हैं तो हम देखते हैं कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संग्रहालय भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर आपकी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल घुमड़ रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से जो समय बदला है उसको लेकर, जैसे इंटरनेशनल म्यूजियम ने पूरा अपना वर्चुअल टूर शुरू किया। लोग एक्चुअली टिकट देकर म्यूजियम का टूर ले रहे हैं, वर्चुअल टूर। तो खैर इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हम इंटरैक्टिव सेशन में आपसे जरूर पूछेंगे। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा दुबे। डॉक्टर अनुराधा दुबे अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म एवं रंगमंच में बहुत अच्छा अभिनय किया है, बहुत ख्याति प्राप्त है उन्हें। आप दूरदर्शन में एंकर कार्य करती हैं। साथ ही अनुराधा जी क्लासिक मिसेस इंडिया 2018 भी रह चुकी हैं।
और देश विदेश में बहुत देशों में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका, सब जगह वो बहुत सारे अपने शोज कर चुकी हैं। तो डॉक्टर अनुराधा जी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ घराने से संबंध रखती हैं। तो मैं अनुराधा जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे विषय को लेकर, और आपका जो विषय है छत्तीस कथक, उसको लेकर संग्रहालय के रूप में क्या क्या संभावनाएं हैं, आप प्लीज इस पर प्रकाश डालें। नमस्ते सिग्मा, और इस माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं आदरणीय अशोक तिवारी जी ने बहुत ही ऐसी हमें जानकारी दी है, और सरकार से ऐसी बहुत सी उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया है संग्रहालय के निर्माण के लिए, जो कि मुझे लगता है कि आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक भी है और उचित भी है। चूंकि मैं कथक नृत्य से जुड़ी हुई हूँ, लखनऊ घराना है मेरा, और मेरे गुरु जी के माध्यम से मैं लखनऊ रायगढ़ घराने से भी जुड़ी। मेरे गुरु डॉक्टर पीडी आशीर्वादम जी ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह जी की जीवनी और उनके योगदान पर रिसर्च किया, और 1984 में उनकी थीसिस कंप्लीट हुई और इस थीसिस से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो वो बताया करते थे कि राजा चक्रधर सिंह जी का जो योगदान है, सिग्मा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर जन्म लिया, जहाँ की सांस्कृतिक और समृद्धि जो है वो पूरे देश विदेश में विख्यात है। आज कथक नृत्य की यदि हम बात करें, उसमें घरानों की बात करें, तो रायगढ़ घराना एक चौथे घराने के रूप में पूरे देश में और देश के आगे विश्व में भी प्रतिष्ठापित हो चुका है। तो जब 1924 में राजा चक्रधर सिंह ने गद्दी संभाली और वो जब सिंहासन पर बैठे, तो बाकी सारी चीजों के साथ साथ कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। लोक नर्तकों के दल को उन्होंने अपने राज्य में बुलाया, राजाश्रय दिया, उनको अपने साथ रखा। उन्हें देश के जितने भी बड़े कलाकार थे शास्त्रीय नृत्य के, कथक नृत्य के, उनको बुला करके, जो कि घरानेदार जो गुरु थे, उनको बुला करके अपने राज्य में रखा, और उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को, यहाँ के युवाओं को उन्होंने नृत्य की शिक्षा दिलाई। राजा साहब ने स्वयं ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है। तो मेरा ये मानना है कि और यदि इसे सहेजना है, आने वाली पीढ़ी को आगे हस्तांतरित करना है, उन्हें देना है, उन्हें बताना है, उन्हें सिखाना है, तो राजा साहब के जो रचे गए ग्रंथ है, चक्रपिया के नाम से बहुत सी रचनाएं राजा चक्रधर सिंह जी ने रची हैं। वो नृत्य भी किया करते थे, इनकरेज किया करते थे कलाकारों को। आज जो स्वरूप है चक्रधर महोत्सव का रायगढ़ में जो होता है गणेश पक्ष में, उस समय उन्होंने गणेश मेले की शुरुआत की थी, और 10 दिनों का ये मेला लगता था, और यहाँ पूरे देश के कोने कोने से उम्दा कलाकार आया करते थे अपनी प्रस्तुति के लिए भी, और यहाँ के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि राजा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है, कथक नृत्य के क्षेत्र में लिखा है, ताल के लिए लिखा है उन्होंने, और गायन के लिए लिखा है उन्होंने। नर्तन सर्वस्वम उनका एक ऐसा ग्रंथ है, यदि उसे सहेजा जाए, और इन सारे ग्रंथों को राजा साहब के समय में जो कलाकार जुड़े हुए थे उनसे, जो शिष्य जुड़े हुए थे उनके दरबार से, तो उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, कैसे उनका रियाज होता था, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो देश में कहाँ कहाँ पर जाकर के वो उन्होंने नृत्य प्रस्तुति की और छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में रोशन किया। कार्तिक कल्याण की जोड़ी बहुत मशहूर हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को सहेजा जाना चाहिए, और एक बहुत ही सांस्कृतिक म्यूजियम हमारे छत्तीसगढ़ में, भले ही वो रायगढ़ में क्यों ना हो, रायगढ़ में ही स्थापित किया जाए और वो बनाया जाए, ताकि हम सब उन ग्रंथों के दर्शन कर सकें। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका पुस्तक के रूप में प्रकाशन किया जा सके। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस ग्रंथ को देखा तक नहीं है, और ये इतनी विलक्षण एक धरोहर है हमारे पास, तो जिसके बारे में हम केवल सुनते हैं। मेरे बहुत से साथियों ने उन्हें देखा है, मेरे गुरुजी ने देखा है। मुझे तो बड़ी इच्छा है कि एक बार उसे छू कर देखें कि इतने बड़े राजा ने जिसे लिखा है, और हैंड रिटन है वो, ये भी देखने लायक और जानने लायक बात है कि इतने ज्यादा पृष्ठों की, और जो उन्होंने नृत्य की रचना की है उस ग्रंथ में, वो प्रकृति को जोड़ करके, पशु पक्षियों को जोड़ करके उन्होंने दल बादल परन बनाया और दूसरे और गज परन बनाया। तो इतना बिरला है वो बोल
कि हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं भारत के, जो दूसरे घरानों के, चाहे वो बनारस का घराना हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे जयपुर का हो, उन बोलों को देखने, सुनने, सीखने, समझने के लिए लालायित रहते हैं। तो मुझे लगता है सिग्मा की ऐसे विलक्षण चीज को एक संग्रहालय के माध्यम से एकत्रित करके उसे लोगों को देखने सुनने के लिए रखना चाहिए। और राजा साहब का जो महल है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सांस्कृतिक जो धरोहर है वो वहां पे छुपी हुई है, उसे देश और दुनिया के सामने लाने का काम करना चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन को पहल करनी चाहिए, राजा साहब के वंशजों से बात करनी चाहिए, उन्हें उनसे निवेदन करना चाहिए कि ये जो धरोहर है ये आपकी तो है ही, ये संपत्ति आपकी है, लेकिन यदि ये संपत्ति पूरे देश की हो जाए, उससे जुड़े हुए कलाकारों की हो जाए, शिष्यों की हो जाए, तो राजा साहब की आत्मा को कितना सुकून मिलेगा। जो उन्होंने जिस सोच के साथ इस कला से जुड़ करके इन सारी चीजों को लिखा, कलाकारों को आगे बढ़ाया, तो ऊपर बैठ कर भी है उनकी रूह जो है वो बहुत सुकून का अनुभव करेगी कि मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथों को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर नृत्य कर रहे हैं। तबले के उन्होंने बहुत से बोल लिखे, गायन के उन्होंने बहुत से बोल लिखे, और मुरज परन पुष्पाकर के नाम से उनका ग्रंथ है, ताल तो निधि के नाम से उनका ग्रंथ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें आना चाहिए। कैसे रियाज होता था, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, खान पान कैसा होता था, जिन शिष्यों को दरबार में रख के बड़े गुरुओं के सानिध्य में रखकर सिखाया जाता था, उनके लिए खान पान की भी एक विशेष व्यवस्था होती थी। उन्हें किस तरीके से ड्राई फ्रूट पिलाया जाता था, किस तरह से दूध उन्हें पिलाया जाता था। तो एक हेल्थ भी जुड़ा हुआ है इन सारी चीजों से। यदि आप हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो आप कला के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप नृत्य करेंगे, कैसे आप वादन करेंगे। तो ये एक ऐसी परंपरा है राजा चक्रधर सिंह जी की जो बहुत कुछ सिखाती है हमें, और हमें ये सीखना चाहिए कि केवल नृत्य ही नहीं करना है, केवल गाना ही नहीं गाना है, केवल हमें वादन ही नहीं करना, उसके साथ साथ हमें आने वाली पीढ़ी को उसे कैसे हस्तांतरित करना चाहिए, कैसे अपना खान पान रखना चाहिए, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पूरी परंपरा है ये एक संग्रहालय के माध्यम से उसमें दर्शा करके हम इसे स्थापित कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा कि जब देश और दुनिया के लोग उसे देखने, सुनने और समझने के लिए यहाँ पर आएंगे। तिवारी जी has given me more 5 minutes. Okay. You have तो अब हमारे साथ है डॉक्टर महेंद्र कुमार तिवारी जी मिश्र, का नई दिल्ली के सलाहकार हैं बहुभाषीय शिक्षा कार्यक्रम में। वे आदिवासी संस्कृति पर एक उम्दा लेखक माने जाते हैं। वे ओडिशा सरकार में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ काम करने के लिए 2012 में छत्तीसगढ़ आए थे, जहां उन्होंने 10 स्कूल संग्रहालय खोले और 40 स्कूलों में गांव के इतिहास का दस्तावेजीकरण भी किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा और स्कूली शिक्षा में संस्कृति के उपयोग पर बोलने के लिए एशियाई देशों जैसे कि चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, नेपाल और बांग्लादेश का दौरा किया हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमें बहुत खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है वे हमारे बीच हैं। तो सर, अब विषय से आप परिचित ही हैं, आप प्लीज हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत धन्यवाद। ये जो आयोजन आप कर रहे हो, आपका जुगनू थिएटर ग्रुप, तिवारी जी और अनुराधा जी और बाकी हमारे सब दोस्तों, तिवारी जी, राकेश तिवारी जी, और यहाँ मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार में। 2012 में आया और मैंने 100 स्कूल लिया था। मैं उड़ीसा सरकार में था, लेकिन यहाँ आगे आने के बाद मुझे आईसीआईसीआई फाउंडेशन में एजुकेशन की सरकारी स्कूली की सुधार के लिए मेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर काम दिया गया, और मैंने एससीईआरटी में बैठ के शंकर नगर में ये काम किया। तो मैंने कबीरधाम, बस्तर, महासमुंद और अंबिकापुर, ये 4 जिला लिया था, और 4 जिला में से 25-25 स्कूल को 6 साल के लिए मैंने उसी स्कूल का गुणवत्ता के लिए मैंने काम किया। और मैंने स्कूल में क्या, क्लासरूम में क्या होता है उसके बाद छोड़िए, लेकिन मैं देखा कि गांव के लोग कभी स्कूल के लोगों के साथ कभी नहीं मिलते। किसी भी मीटिंग बुलाइए, शाला प्रबंधन समिति, कुछ नहीं। तो मैंने देखा कि इसका कारण क्या है। कारण यह है कि गांव के लोगों को स्कूल की किसी भी काम में रुचि नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि गांव के लोगों का जो रुचि है उसी रुचि को स्कूल की रुचि के साथ जुड़ाना चाहिए। और मैंने 1985-86 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम में भी है 2005 का, 2019 में तो काफी है, लेकिन उसको कोई रूपायन करने को कोई नहीं निकलता। तो मैंने क्या किया, इतिहास और समाज विज्ञान की जो सब्जेक्ट है क्लास 1 से क्लास 8 तक, उसमें मैंने देखा कि लोग केवल इतिहास बोलने से राजा के इतिहास मानते हैं। गांव के इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, व्यक्ति का इतिहास है, परिवार का इतिहास है, जुगनू थिएटर का इतिहास है, अनुराधा गुप्ता का रायगढ़ जितना पूरा घूमे हैं जो भी किया उनका इतिहास है, तिवारी जी का भोपाल में काम करने का इतिहास है, मेरा भी अपना इतिहास है, और स्कूली बच्चों का व्यक्ति का इतिहास है, परिवार का इतिहास है, समाज का है, सबका है। तो गांव का इतिहास क्या है एक, तो मैंने अपना टीम को बताया कि टीचर्स लोग, मेरे साथ 500 टीचर काम कर रहे थे सरकार के, उन लोगों को मैंने समझाया कि इतिहास बोलने से क्या समझते हो और इतिहास का प्रतीक क्या है। तो उन लोग धीरे बोलने लगे कि ये राजवंश का इतिहास है, ये मंदिर का है, ये मठ का है। मैं बोला नदी का इतिहास नहीं होता, पर्वत का इतिहास नहीं होता। फिर देखे कि सारे चीज का इतिहास ढूंढने लगे। तो मैंने गांव के लोगों को स्कूल के लोगों के साथ जुड़ने के लिए मेरे को 2 चीज अच्छा मिला। एक है कि छत्तीसगढ़ भारतीय संस्कृति का परंपरा को रक्षा करने की एक बहुत अच्छा म्यूजियम है। टोटल स्टेट मैं कह रहा हूँ, ये स्टेट एक नेचुरल म्यूजियम है, सोशियो कल्चरल म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है और एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी है, जो जैसे कि तिवारी जी बताए हैं आपको। मैंने क्या किया है, गांव को पहला पनेका नाम का एक गांव लिया, उसी गांव को जाके पूछा कि आपके गांव में क्या क्या पुराने चीज है जिस चीज को आप आज तक फेंक दिए हो। उसने बोले तो कई चीजें हैं। तो मैंने पहले पनेका गांव में एक, और ये पहली बात है कि गांव में सारे संपदा है, सांस्कृतिक संपदा, लेकिन हमारा एक नजरिया नहीं है लोगों का या शिक्षक का कि इस गांव में इतिहास भी हो सकता है और इतिहास का प्रतीक भी हो सकता है, लेकिन मेमोरी में है, लोगों की स्मृति में ये सारे चीज है। तो मैंने क्या किया, लोगों को समझाया कि आप ये पुराने चीज को कैसे आप देखते हो, किस नजरिए से देखते हो और उस पुराने चीज को आप कहाँ रखे हो, एक है। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चीज है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी स्कूल है, ये एक एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुलने की जगह है। इतनी जगह और इतना बिल्डिंग खाली है, तो मैंने सोचा ये बिल्डिंग को म्यूजियम में लगाया जाए। तो मैंने ऐसे 10-15 स्कूल पहले कबीरधाम में लिया, और पनेका स्कूल जब लिया उसमें मुझे 4 महीना लगा एक म्यूजियम के बारे में समझाने के लिए। एक सरपंच था, गांव के मुखिया थे, 150 साल का पुराना जमीन का पट्टा था, किसी मुस्लिम से किसी साहू ने खरीदा था। उसके बाद एक 400 साल का पुराना सारंगी था, चमड़े की एक पढ़ई कहते हैं, चप्पल, चमड़े की एक पढ़ई था, वो भी 100 साल का पुराना है। ये सारे चीज को मैंने, उसके बाद अलंकार था, पुराने किताब सुख विलास और भरथरी, बनारस से कब से 150 साल पहले छपा हुआ किताब, और अलंकार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अस्त्र शस्त्र, और ये जो कतरिया बंदरिया जो यूज करते हैं अलंकार जो लेडीज का, ये सारे चीज को मैंने इकट्ठा किया और एक जगह में टेबल सजा के म्यूजियम बनाया। तो पी दयानंद जो हैं कबीरधाम का कलेक्टर थे, वो आके बोले कि ये क्या है। मैं बोला ये स्कूल म्यूजियम है। तो बोले कि मैं तो कभी देखा नहीं है, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। मैंने बोला ये देखने की चीज है, आपको करना पड़ता है। और मैंने किसी टीचर को नहीं कहा कि आप इसको समझाएं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं जो जिस चीज को दिया है रजिस्टर बनाए हैं, और उसी चीज को उन लोग अपना इतिहास बताए। ये सारंगी कब से था, वो कौन उसका बाप दादा बजाते थे, वो सारंगी अभी भी है, एक पुराना पेट्रोमैक्स भी था। हाँ, तो ये सारे चीज का एक इतिहास है, वो मेमोरी में है लोगों का। तो लोग जब बताने लगे तो कलेक्टर और हमारे जो टीम थे सारे लोग को पनेका म्यूजियम को सुनने के लिए उनको 4 घंटा लगा, एक एक आइटम को समझने के लिए 4 घंटा लगा। कृषि उपकरण बनाए, अलंकार बनाए, नकली भी बनाए और रखे भी, ओरिजिनल छोड़ दिए, नकली को भी रखे, ओरिजिनल को भी रखे। इसको देखने के बाद चचेड़ी में जो तिवारी जी के गांव है, कुसमंदा में, भागुटोला में, चचेड़ी में, ये जो कबीरधाम में पहला मैंने 4-5 म्यूजियम बनाया। और वो म्यूजियम का परिकल्पना फिर तिवारी जी को बोला, राहुल सिंह को भी बोला। फिर उसके बाद मैंने बस्तर गया, बस्तर में कोलचोर, महिपाल बराई और ऐसे 4-5 स्कूल में किया। फिर आया बस्तर, ये सॉरी महासमुंद में मोगरा नाम का एक गांव है, ये जस्ट महासमुंद से 5 किलोमीटर,
वहां एक पुराना ग्रामफोन मिला। आप यकीन करिए कि 1950s में कोई एक बॉम्बे से या दिल्ली से ग्रामफोन खरीद के उसका जो हिज मास्टर्स वॉइस है, कुत्ता देख रहा है, ऐसा टूटा हुआ प्लेट और उसी ग्रामफोन का टूटा हुआ, वो डिफेक्ट था, वो फंक्शनल नहीं था, लेकिन वो ग्रामफोन का मशीन को उसी स्कूल को डोनेट किया गया था। और उसी ग्रामफोन के बारे में उसका इतिहास मैंने पूछा तो वो बोला कि कितना बड़ा गौतिया था और उसी समय ग्रामफोन रखना एक राजा का बड़ा शौक था, तो राजा जमींदार जैसे रखते थे, गौतिया भी चाह कि वो भी एक ग्रामफोन रखे। और उसी ग्रामफोन को लाके गांव में जब लाया, सब लोग जाके देखते थे, जैसे 1984 में रामायण महाभारत देखने के लिए दूसरे घर के टीवी देखने के लिए जाते थे। ऐसे सारे चीज का एक एक घटना है, मेमोरी है। ये ऐसा 10-12 म्यूजियम मैंने बनाया। फिर 100 स्कूल में जो मैंने काम कर रहा था, उसमें से ऐसे 40 स्कूल निकाला, 40 गांव, जिस गांव का की इतिहास है, गांव का इतिहास लिखाया कि गांव कब से प्रतिष्ठा हुआ, गांव के नाम क्यों हुआ, गांव के कौन से जाति पहले थे, उसके बाद कौन आए, गांव का पहला मोटरसाइकिल कौन लाया, गांव का पहला कार कौन लाया, गांव का पहला मैट्रिकुलेट कौन है, और गांव ने पहला अच्छा सरकारी बिल्डिंग किसने बनाया, गांव का स्कूल का पहले, आप यकीन नहीं करेंगे, 1915 का एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जहां एक साहू और पांडे नाम का 2 इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, 7 गांव को मिलाकर एक स्कूल हुआ था, जिसमें अंग्रेजों लोग सुपरविजन करने के लिए जब आए तो उसी एरिया के 15-20 गांव का गौतिया उसी स्कूल को संभालने के लिए 7 दिन पहले काम धाम छोड़ के आके पहुंच गए। तो आप देखिए, और उसी समय का इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो ऐतिहासिक। आजकल की एजुकेशन ऑफिसर ऐसा इंग्लिश भी नहीं लिख पाएगा, उसी समय पांडे और साहू जैसे इंग्लिश लिखे हैं। कबीर धाम का एक स्कूल की इतिहास है। तो आप यकीन करिए कि छत्तीसगढ़ में जो सांस्कृतिक धरोहर लास्ट 100-150 साल से है, उससे पहले तो है ही, लेकिन अभी जिस चीज को हमने आधुनिक शिक्षा के नाम पर, गणित, इतिहास, भाषा, भूगोल, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के नाम पर जो अंग्रेजी विद्या को हमने ग्रहण किया और जो हमने अपना सांस्कृतिक धरोहर को छोड़ दिया, वो हमारा सबसे बड़ा गलती है। ये ऐतिहासिक त्रुटि है, ऐतिहासिक भूल है, जिस भूल को हमने सुधारने के लिए हमने जब ये किया, गांव के सारे लोग स्कूल आना शुरू कर दिए। और उस गांव में आके स्कूल में बच्चा क्या पढ़ता है, बच्चा स्कूल को आता है कि नहीं, यानी आधुनिक शिक्षा के लिए गांव के लोगों की भागीदारी म्यूजियम के जरिए ही हुआ। स्कूल शाला प्रबंधन समिति के जरिए नहीं हुआ। एजुकेशन सेक्रेटरी या डायरेक्टर चिट्ठी देने से शाला प्रबंधन समिति जितना पावरफुल नहीं होता। एक गांव का एक आदमी पुराना उसका कोई चीज अगर स्कूल में डोनेट किया है, उसका जो सांस्कृतिक जो संवेगात्मक जुड़ाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो स्कूल के साथ जोड़ गया। इसके साथ मैंने और एक काम किया था, इसका रजिस्टर बनाया, सारे लोगों का संपत्ति डोनेट किए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको लेके कोई भी इसको बेच सकता है, लेकिन उसको स्कूल का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया। और उसी म्यूजियम को, अब अंबिकापुर में भी ऐसा मैंने किया है। तो आप जो बिलई कहते हैं ना, बाल्टी को कुआं से निकालने का बिलई कहते हैं उसको, कि क्या चीज नहीं था, छोटे छोटे 200-300 आइटम था, ज्यादा नहीं। हमारे गांव का म्यूजियम में 200-300 आइटम ही काफी है। और उतने आइटम को हमने जब रखा, अच्छा पैसे का जो मुद्रा, अच्छा जमीन का पट्टा, एक मुस्लिम बेचा है और एक साहू खरीदा है, 150 साल का पुराना पट्टा है, कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो उसको जमीन का पट्टा देखा तो फारसी में लिखा था, ओहो, फारसी भाषा में लिखा था, और उसको वो पढ़ नहीं पाया और बोला इसका मैं फोटो लूंगा, फोटो लिया। आप बताइए कि भूमि की इतिहास, भूमि का हस्तांतरण की इतिहास, प्रशासन की इतिहास, सारे चीज हमारे देश में भरपूर था, भरपूर है। लेकिन आधुनिकता के नाम पर हम जितना भी गांव को बिगाड़ा है स्कूल के एजुकेशन के जरिए, वो क्या किया है कि हमको गांव से स्कूल को अलग कर दिया है। ये जो लोक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, और जो म्यूजियम है, म्यूजियम हमारे घर में भी है। मेरे घर के पीछे 2-4 फोटो है, वो फोटो भी मेरा म्यूजियम का अंग है। मैं जब किसी जगह से मिट्टी ला के रखता हूँ, वो भी म्यूजियम का अंग है। तो ये जो नजरिया है म्यूजियम के बारे में, वी पीपुल, इंडियन पीपुल बिलीव इन लिविंग म्यूजियम। एक जीवंत म्यूजियम है हमारे गांव। हमारा एक कुछ डेड म्यूजियम भी होता है, मरा हुआ म्यूजियम, जैसे कि कुछ रख दो
उसको कोई देखने जाए तो उसको बताओ, नहीं तो नहीं। लेकिन मैंने अभी यहाँ एक देखा है, एक मद्रास के महाबलीपुर जाते समय एक जगह के नाम है जहां 4 स्टेट का घर हाउसिंग पैटर्न टोटल गांव बसाया गया है। और उसी गांव में लिविंग म्यूजियम है कि अब जब जाएंगे सुबह से शाम तक, एक गांव में जो जो काम होता रहता है उसका एक नमूना दिखाते हैं लोग, बातचीत करके, ये सब करके। तो दक्षिण चित्रक कहते हैं, उसी जगह का नाम है दक्षिण चित्रक। तो ऐसा अमेरिका यूरोप में भी आजकल लिविंग म्यूजियम का एक ट्रेडिशन भी है। जब अगर पंडवानी दिखाते हो तो पंडवानी का म्यूजियम करते हो तो somebody should be playing पंडवानी, एक वंडरफुल। लड़की होगी जो पंडवानी कहती होगी। तो ये ब्यूटीफुली, आप अब कथक की बात कहते हैं तो कोई कथक दिखाता होगा, कोई अगर देवार गीत है तो देवार गीत का एग्जीबिशन भी होता होगा। तो ये लिविंग ट्रेडिशन और जो डेड ट्रेडिशन है, जो हेरिटेज है, ये दोनों को मिलाकर एक लिविंग म्यूजियम का परिकल्पना करते हैं। और तो आजकल ब्रिटिश म्यूजियम को भी ऐसा करने लगे हैं, सारे म्यूजियम को भी। और ये पुराने धरोहर को, जो इसके पीछे क्या है, क्यों म्यूजियम लोग चाहते हैं? म्यूजियम इसलिए चाहते हैं कि लोग अपना परिचय, आइडेंटिटी, अस्मिता के लिए म्यूजियम की बड़ा जरूरी है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का ताला है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मल्हार है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का चित्रकूट है, जिसको हम चित्रकूट बना दिया बाद में। तो ये जो जगह है उसका जो महिमा है, ये सारे जगह का एक अपनी इतिहास है, नेचुरल हिस्ट्री है, पेड़ का इतिहास है, देवी देवता का इतिहास है। आपको मालूम होगा कि आप तिवारी जी हैं, जो 400 साल पहले जिस कचना धरवार 400 साल पहले एक राजा था, गोंड राजा था, 1908 में उसका वंशज राजकुमार कॉलेज में पढ़ते थे। आज आप गरियाबंद को जाइए, वो शिव पार्वती के नाम पर पूजा पा रहे हैं। एक राजा 400 साल के अंदर शिव पार्वती के नाम में पूजा पाना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये हमने जेएनयू में एक मीटिंग में कहा था, अशोक वाजपेयी भी थे। तो जो तिवारी जी जो कहे, अनुराधा जी जो कहे, और आपका जो प्रयास है, इस प्रयास को आप आगे बढ़ाइए। और छत्तीसगढ़ की गांव के इतिहास, और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो 50% फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ का जो भारतीय संस्कृति को बचाने का जो एक सहज प्रक्रिया है। बाकी जगह तो नष्ट हो चुका है, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, ये सारे लोग मरा हुआ म्यूजियम के धरोहर है। लेकिन छत्तीसगढ़ जिंदा म्यूजियम है, जहां आप सारे चीज देखने को मिलेगा। अभी धान के ऊपर बोल रहे थे तिवारी जी, धान के ऊपर लिविंग म्यूजियम है। कोई अगर धान की खेती में ददरिया गाती है और धान का खेती भी होता है, तो कृषि विभाग वो गीत को नहीं चाहेगा, लेकिन लोग उसी गीत को चाहेंगे। और ये बिना गीत में धान की बुनाई नहीं, बिना गीत में धान की कटाई नहीं। तो धान एक उत्पादन नहीं है, धान गीत का एक जीवन है। तो और धान और जीवन गीत के साथ मिलके, और फेस्टिवल के साथ मिलके, मंडई के साथ मिलके, चरचरा और पुष्पुनी के साथ मिलके, जो एक लिविंग ट्रेडिशन रास्ते में दिखाते हैं, और वो एक अच्छा परंपरा का द्योतक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने कुछ फोटो भी आपको दिया था, आप अगर देखा पाएंगे। बिल्कुल सर, वो हम डालेंगे जब हम एडिट करेंगे तो। हाँ, आप जब देंगे तो देंगे। और मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, तो मैं उसी प्रेजेंटेशन में सारी चीज किया था। उसमें मैं जितना भी चीज मैंने निकाला था प्रेजेंटेशन में, सारी चीज मैंने आपको बोल चुका है, क्योंकि मेरे माइंड में पूरा है। और जो पने का है, चचड़ी है, कुसमुंदा, सोनपुरी, मोगरा, कुलाड़ी, अंबिकापुर का सुंदरपुर और बस्तर का कोलचोट, इतने जगह में हमने प्राचीन परंपरा की प्रतीक जो म्यूजियम है वो सब निकाले हैं। और आप कभी भी अगर महासमुंद जाएंगे या कबीरधाम जाएंगे तो आप जरूर, ये स्कूल के नाम भी मैं आपको भेज दूंगा, आप जाइए। और बिल्कुल का हम सर वही बात कर रहे थे कि हम दोनों को, और हम जैसे और भी बहुत से लोगों को इस स्कूल म्यूजियम के बारे में पता ही नहीं था। जब हमें पता चला तो हमें लगा बाप रे, इतनी अनोखी बात है हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये जानना चाहिए लोगों को, बहुत जरूरी है जानना। तो अब आगे अभिषेक, नहीं हुआ। अब हमने केवल 5,000 रुपया दिया था एक स्कूल को, बाकी तो गांव के लोग सब किया। तो आप करिए इसको। बहुत धन्यवाद आप मेरे को चांस देने के लिए। मैं कोरोना में टीवी देख कर बहुत बोर हो रहा था, और मैं भी एक संगीतकार हूँ, थिएटर का आदमी हूँ, और जुगनू थिएटर का जुगनू जलता रहे, आगे बढ़ाता रहे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक सर नई परिभाषा दी सर आज मुझे पर्सनली,
म्यूजियम को लेके जो आपने जो बातें बताई, एग्जांपल्स दिए, मुझे मेरे दिमाग एक्चुअली खुल गया, नए तरीके से मैं सोचने लगा म्यूजियम क्या होता है एक्चुअली। मैं बाकी साथियों से अपने अभी एक बार निवेदन करूंगा कि जो भी सवाल हैं आपके, हमारे साथ दीक्षा है और कुणाल जी हैं, राकेश जी हैं, या कोई बात अगर आप रखना चाहते हैं अपनी ओर से तो एक खुला मंच है, आप बिल्कुल रख सकते हैं अपनी बात। हम सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोगों को। जी, राकेश जी हैं, कुणाल जी हैं, दीक्षा है हमारे साथ। आप कोई बात रखना है? तो मैं सबसे पहले तो मैं सर, जैसे कि समय हमारा पूरी तरह से अब बदल चुका है, पूरा हर चीज अल्टी पल्टी हो चुका है। तो इसमें जो जैसे मैं बता रही थी, इंटरनेशनल म्यूजियम जो है पेंटिंग के, वैन गॉग म्यूजियम था वहाँ पे, वो लोग क्या वर्चुअल टूर्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ हमारे राज्य में ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन कितना संभव है और कब तक संभव है? अभी टेक्नोलॉजी और अनरीच नहीं है, वो तो आपको मिल जाएगा। केवल साधन, अपॉर्चुनिटी कितना मिलता है टेक्नोलॉजी लाने का, यही बड़ी बात है। लेकिन आजकल तो ये असंभव भी नहीं है। और आज देखिए, आज सारे देश कोरोना के लिए ऑनलाइन टीचिंग देने की व्यवस्था कर रहा है। कल ही प्रधानमंत्री तीन नया वेबसाइट किया है, जिसमें कहा है कि अगले 2 साल ऑनलाइन ही टीचिंग देंगे। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग दो, लेकिन जो हमारे कल्पना है, बौद्धिकता है और जो इंटरपर्सनल संपर्क है, आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, आप मेरा पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन जो इमोशन साथ में बैठ के होता वो थोड़ा सा कम है। फिर भी वर्चुअल म्यूजियम में, वर्चुअल इंटरेक्शन में इसका जरूरी है। जिस जगह में कि लोगों को कोरोना जैसे आपदा आया है, नहीं, कोरोना की बात छोड़िए, वो तो आया है, चला जाएगा। लेकिन एक चीज है, इस चीज का जो परिवर्तित परिस्थिति में हम ये सारे चीज को डिजिटलाइज करने की बहुत जरूरी इसलिए है कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो सभ्यता की परिवर्तन को हम कैसे बचा के रखें, समझ के रखें। हमारे मेमोरी और हमारा जो रिकॉलेक्शन है, क्रिएटिविटी है, उसको हम कैसे फिर रिनोवेट करें। आप देखिए, जो गोदना बैगाल लोग गोदते थे, वो तो बिना पैसे में 2 आनी 4 आनी देने से गोदते थे। आप इंग्लैंड जाते हो और 25,000 रुपया दे के गोदना करके आते हो और उसको टाटू कहते हो। तो देखिए, टाटू करना 25,000 और यहाँ गांव में गोदना करना कबीरधाम में 25 पैसा, चीज सेम है, देखने की नजरिया अलग है। तो हमारे ऐसे काफी चीज आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन परंपरा और प्रगति, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी, बिना ह्यूमन रिलेशन में और बिना ह्यूमन क्रिएटिविटी और बिना ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के साथ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। अशोक सर, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट शायद सभी संग्रहालय में पहुंच गया होगा। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, रायपुर संग्रहालय में भी कल वर्चुअल टूर का आयोजन किया जा रहा है। संभावनाएं बहुत कुछ है, सारी दुनिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। छत्तीसगढ़ ने भी चीजों को धीरे धीरे स्वीकारना शुरू किया और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो संग्रहालय मूवमेंट है, जो संग्रहालय अभियान है, वो बड़ी तेजी पकड़ेगा और यहाँ के संग्रहालय भी है, वो बड़ी अद्भुत गतिविधियों के साथ अपना नाम भविष्य में संग्रहालयों के इतिहास में निश्चित रूप से दर्ज करेंगे। अभी कुछ बातें जैसे जो मिश्रा जी बता रहे थे, लिविंग म्यूजियम की बात उन्होंने कही। मैंने मणिपुर में एक म्यूजियम देखा हुआ था, लुंगर नाम की एक जगह है बर्मा बॉर्डर पे। मणिपुर सरकार ने वहां पे एक हंगोल नागा जो घर है, उसको ही लिविंग म्यूजियम डिक्लेयर किया था। वो घर अपने उसी डिजाइन में था, लोग अपने उसी पारंपरिक पोशाक में रहा करते थे। जितने जो उनके मटेरियल कल्चर के ऑब्जेक्ट थे, वो सबको संभाल कर रखे थे। उसके लिए उनको ग्रांट दिया जाता था। जब विजिटर्स आते थे तो दूसरे घरों से इस पाने में अलग दिखता था कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो सब के सब वहां मेंटेन कर दी गई है। यही प्रयास सिक्किम सरकार ने भी किया हुआ है। सिक्किम में दुर्भाग्य की बात है कि आज तक वहाँ संग्रहालय एक भी नहीं है, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने जो पारंपरिक घर है वहाँ पे, लेप्चा लोगों के, भूटिया लोगों के, नेपाली लोगों के, लिम्बू लोगों के, तमाम लोगों के, उसमें जो चुने हुए घर हैं, जो वाकई में बड़ी ओरिजिनल पैटर्न के हैं, उन घरों को वैसा ही बनाकर रखा जाए, उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन न हो, उसमें टूट फूट जो होती है उसको सुधार के लिए और उसको मेंटेन के लिए सरकार उसको हर साल ग्रांट देती है। तो अलग अलग की गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से
कि म्यूजियम मूवमेंट को अलग अलग सरकारें जो है वो अंजाम दे रही हैं। और हमने जो छोटी मोटी बातें की वो छोटी मोटी क्योंकि एक बिल्कुल बहुत ही शुरुआती बातें हैं, इसमें बहुत सी चीजों को जोड़ा जा सकता है। 10 किस्म के लोग बैठेंगे तो अलग अलग विचार आएंगे, नए चीजों में भी वेंचर किया जा सकता है। जैसे अभी मेरे सामने राकेश जी बैठे हुए, मुझे एक विचार आया कि यहाँ के जो प्रस्तुतिकारी कलाएं और संगीत है उसके ऊपर एक बहुत सुंदर संग्रहालय यहाँ पे बनाया जा सकता है। कितनी वैरायटीज है यहाँ के प्रस्तुतिकारी कलाओं में, कितने किस्म के डांसेस हैं, कितने किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितने किस्म के गीत संगीत हैं, उनके गायन की शैली है, प्रस्तुतिकरण की शैली है। इन तमाम चीजों को एक संग्रहालय के मास पर लाके उसको भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। आज क्या है, जब अनुराधा जी जो बात कर रही थी, एक जिस तरीका अभी तो समय चल रहा है उस पर एक्सपेरिमेंटेशन, फ्यूजन, इम्प्रोवाइजेशन, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो मौलिक स्वरूप है शास्त्रीय नृत्यों का, उसमें बहुत ही बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कि यही होते रहे तो मौलिक स्वरूप को काफी कुछ शरण पहुंच सकता है। तो अभी चूंकि रायगढ़ घराना स्थानीय है, हमारा यही है, राजा चक्रधर सिंह ने उसको जन्म दिया हुआ था, उससे संबंधित जो भी सामग्री है और उसके मौलिक स्वरूप में जो है उन सबको संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना निश्चित ही की जानी चाहिए, जैसा कि अनुराधा जी ने किया हुआ है। बहुत बहुत। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है, तो ये सत्र भी हम यहीं समाप्त करते हैं। राकेश जी कुछ कहें? राकेश जी एक सेकेंड, राकेश जी के साथ अगली एक सेकेंड, हाँ अब बोलिए सर। नहीं, मेरी कुछ विचार ये आ रहे थे कि जैसे लोग कलाकार और रंगकर्मी हैं, जैसे हरवीर जी हैं, तो उनका निवास है बैजनाथ, उनका मकान अभी उसी टूटा फूटा अवस्था में, वहां उनसे संबंधित जो जितने भी शो किए हैं उनके कुछ सामग्री हो, उनको लेके एक म्यूजियम बनाया जा सकता है। रायगढ़ में राजा चक्रधर जी का एक म्यूजियम बनाया जा सकता है। तीजन बाई जो रहती गनियारी गांव में, उनका तमूरा और बहुत सारे चीज उनमें रवेली, वहाँ एक म्यूजियम बनाया जा सकता है। पुनाराम निषाद है और आपका गोविंद राम निर्मलकर जी है। ऐसे हमारे जो यहाँ के लोक कला और थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी संस्मरण, उनका जो निवास जो है गांव है, वहां भी एक बहुत ही सुंदर सलाह राकेश जी वाकई है। ये जो स्वनाम धन्य और करने वाले जो लोक संस्कृति में कलाकार हुए हैं, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए संग्रहालय की बात बहुत सही बात है और इस तरह की कार्रवाई की जाना चाहिए। अपेक्षा यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के व्यवसाय। जुगनू थिएटर एंड फिल्म सोसाइटी की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अशोक तिवारी जी, अनुराधा दुबे जी और महेंद्र मिश्रा जी, आप लोगों ने हमें इतनी नई और इतनी सारी बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूवर्स, मुझे यकीन है कि उनको ये नई बातें जान के, सुन के बड़ा मज़ा आया होगा। और साथ ही मैं अपने सब्सक्राइबर से ये विनती करना चाहता हूँ कि हमें कमेंट सेक्शन में जिस भी विषय पे वे बात चाहते हैं कि हम चर्चा करें, वेबिनार करें, तो प्लीज़ हमें लिखिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट करिए और अपने सजेशन ज़रूर दीजिए।